नमस्कार, मैं हूं रोहित राकेश टंडन। आप देख रहे हैं देश का सवाल। रूस यूक्रेन युद्ध को 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब भी इस युद्ध की दशा दिशा को समझना बहुत मुश्किल है। रूस लगातार यूक्रेन के बड़े शहरों को निशाना बना रहा है। हर दिन यूक्रेन की बर्बादी की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन में 3 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन यह बातचीत किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंची। इसी बीच यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच सीधी बातचीत की मांग भी की है। अब दोनों देशों के विदेश मंत्री 10 मार्च को मिलने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या रूस और यूक्रेन की बातचीत से इस संकट का हल निकलेगा या फिर अब बातचीत का कोई मतलब नहीं बचा है। इस पूरे संकट को लेकर आखिर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि अब सवाल पुतिन की रणनीति और कूटनीति को लेकर उठने शुरू हो गए। पहले यह कहा जा रहा था कि इस युद्ध में यूक्रेन रूस के सामने नहीं टिक पाएगा, लेकिन आज 13 दिन के बाद भी यूक्रेन इस जंग में टिका हुआ है और रूस पर जवाबी हमले भी कर रहा है। ज़ेलेंस्की बार बार यही कह रहे हैं कि वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। ऐसे में युद्ध के 13 दिन के बाद 3 बड़े सवाल उठते हैं। क्या यूक्रेन रूस को सुपर पावर की जगह सुपर फ्लॉप साबित कर देगा? क्या यूक्रेन के बहाने अमेरिका को चीन को चित करने का फॉर्मूला मिल गया है? क्या यूक्रेन छोटे देशों के लिए बड़े देशों के खिलाफ रोल मॉडल बन पाएगा? इन सारे सवालों पर आपसे बात करेंगे। साथ ही आपको वॉर जोन भी ले चलेंगे, जहां इंडिया न्यूज लाइव रिपोर्टिंग देगा। लेकिन सायरन, इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ी खबर। जी हां, यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे 694 भारतीय छात्रों को रेस्क्यू किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, 694 भारतीय छात्रों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जी हां, सूली शहर में फंसे हुए थे। लगातार वीडियो आ रहा था। सभी छात्र भारतीय दूतावास बसों में पोल्टावा पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे छात्रों को रेस्क्यू किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार वीडियो आ रहा था और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं, जहां जो बसेस हैं वहां पर 694 छात्रों को ये बसेस लेकर जा रही है। लगातार आप 4 बसेस देखेंगे और डायरेक्ट पोल्टोवो की तरफ एम्बेसी में ये बस लेकर जा रही है। इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें उन छात्रों की जो सूले में फंसे हुए थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जी हाँ, वॉर जोन की इंडिया न्यूज के 2 संवाददाता राहुल गौतम और जयप्रकाश रमैया वॉर जोन में है और लगातार वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इंडिया न्यूज पर। छह 694 बच्चों का रेस्क्यू जो हुआ वो हमने आपको दिखाया। पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर के डोरो हस से इंडिया न्यूज रिपोर्टर राहुल गौतम हमारे साथ है। राहुल, आप लगातार तस्वीरें भेज रहे हैं, आप और जयप्रकाश वॉर जोन से लगातार रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। ये जो सूले से जो भारतीय थे 694 जो लगातार जिनके वीडियोस आ रहे थे फंसे हुए थे, कहां से रेस्क्यू किया गया है, कहां तक पहुंचाया गया है? फिलहाल सब सुरक्षित है राहुल? देखिए, ये एक लास्ट बैच था इंडियन स्टूडेंट्स का जो कि यूक्रेन में फंसा हुआ था। सुमी शहर का नाम है। ये दरअसल रशिया के बॉर्डर के पास पड़ता है और इसी वजह से, क्योंकि वहां पर बहुत सारे रशियन ट्रूप्स है और उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा था यूक्रेन की फौज का, इस वजह से ये जो बच्चे थे ये क्रॉस फायर में फंसे हुए थे। लगातार शेलिंग हो रही थी और इसी वजह से इन बच्चों को इवैक्यूएट करना बहुत मुश्किल था। इसके बाद जो इंडियन एम्बेसी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो पास में एक और शहर है पोल्टोवा, वहां पर अपने आप को स्टेशन करेंगे और वहां से लगातार इन बच्चों के साथ उन्होंने संपर्क साधा, लगातार टच में रहे और उनको बताया कि आपका इवैक्यूएशन किसी भी समय किया जा सकता है और आपको कभी भी वहां से निकाला जा सकता है। तो ऐसे में आप बिल्कुल तैयार रहिए, अपना सारा सामान बिल्कुल रेडी रखिए
क्योंकि किसी भी मोमेंट हम आपको बाहर निकालेंगे। उसके बाद लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों से उन्होंने बात की और कहा कि आप हमको सेफ कॉरिडोर दीजिए। उसके बाद रशिया और यूक्रेन दोनों ने इस बात को माना और अब एक सेफ कॉरिडोर के थ्रू बताया जा रहा है कि बच्चे सुमी से सुबह जो है भारतीय टाइम के हिसाब से निकाले जा चुके हैं और अभी वो पोल्टोवा ले जाए जा रहे हैं और वहां से उनको इवैक्यूएट कर उनको बसेस में बिठाकर ऐसी जानकारी मिल रही है कि पोलैंड लाया जाएगा। राहुल, आप हमारे साथ रहिए, हम वापस आपके पास आएंगे। एक वॉर जोन से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जयप्रकाश रमैया की। इंडिया न्यूज का टीम अभी पहुंचा है यूक्रेन बॉर्डर। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो गेट्स है यही है बॉर्डर पोलैंड और यूक्रेन के बीच में। जो बोर्ड्स दिख रहे हैं वहां पे ऑल पासपोर्ट्स, तो यहां से एंट्री होता है पोलैंड से यूक्रेन के अंदर और जो लेफ्ट साइड में जो गेट दिख रहा है वहां पे यूक्रेन के लोग पोलैंड के अंदर आ सकते हैं। ये चेक पॉइंट है जहां पे लाखों की तादाद में लोग बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। आज भी यहां पे बहुत सारे लोग क्रॉस ओवर करके आ रहे हैं और यहां से डोरोहुस्क का जो कम्युनिटी सेंटर है वहां तक पहुंचेंगे। ये बॉर्डर चेक पॉइंट को डोरोहुस्क जी कहते हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये इनको आए हुए अभी 15-20 मिनट लगे हैं और इसके बाद में यहाँ पे जो फायर डिपार्टमेंट का ट्रक जो पीछे दिख रहा है उस ट्रक में इनको बिठाते हैं और यहाँ से डोरोहुस्क कम्युनिटी सेंटर जो रिसेप्शन है वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन होता है और वहाँ से ये लोग रवाना होते हैं वॉरशॉ, जहाँ पे कॉन्सुलेट्स हैं, जहाँ पे इनका पेपर वर्क अभी हो रहा है। और जहाँ तक इन रेफ्यूजीज की बात किया जाए, वॉर टॉर्न यूक्रेन से ये लोग अपनी जान बचा के यहाँ पर बॉर्डर पे आते हैं। और बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं जी। आप पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर से आपने रिपोर्ट देखी। यूक्रेन में भारतीय दूतावास का बयान आया है, माइकोलाइव पोर्ट पर 75 भारतीय नाविक फंसे थे। जी हां, माइकोलाइव पोर्ट पर 75 भारतीय नाविक फंसे थे। 75 में से 57 नाविकों को निकाल लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाकी के नाविकों को निकालने का काम जारी है। बड़ी खबर आप वॉल पर देख रहे हैं, यूक्रेन में भारतीय दूतावास का बड़ा बयान। हम लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं और 75 में से लगभग 57 से 58 नाविकों को निकाल दिया गया और बाकी को निकालने का काम चल रहा है। सीधे आपको ले चलते हैं यूक्रेन बॉर्डर। हमारे साथ राहुल गौतम जुड़े हुए हैं। राहुल, ये आपने दिखाया कहां से रेस्क्यू हुआ, वहां के बाद एम्बेसी ले जाया गया। आप जिस जगह हैं वहां की अगर कुछ तस्वीरें हमको दिखा पाते, पीछे की तस्वीरें क्या कहती हैं? आप लगभग 3 दिन से वहां हैं, 3 दिन का मंजर क्या है, खाने की क्या व्यवस्था है, टेम्परेचर वहां पर क्या है, वहां से जो वॉर जोन है आप लगातार वहां की विजुअल्स भेज रहे हैं, वहां की कहानी क्या है? एक बार दृश्य दिखाते, विजुअल्स, और वहां की कहानी बताते दर्शकों को। देखिए, मैं मौजूद हूं यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर और मेरे साथ में जो मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे लगातार जो ये गाड़ियां आ रही हैं ये दरअसल यूक्रेन के नागरिक हैं। तकरीबन 12 लाख यूक्रेनियन नेशनल्स ऑलरेडी पोलैंड के अंदर एंटर कर चुके हैं और तकरीबन 20 लाख जो यूक्रेन के निवासी हैं वो ऑलरेडी अपना देश छोड़कर जा चुके हैं। इस तरीके से ये आते हैं। आप इनका अगर नंबर प्लेट देखेंगे उस पर लिखा भी हुआ है UA, ये यूक्रेन का कोड है और इसी तरीके से लोग गाड़ियों में, पैदल, जिस भी तरीके से वो अगर अपना मुल्क को छोड़ पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार बॉम्बार्डिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है, इसीलिए ये लोग जैसे भी इनको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिलता है ये अपने मुल्क को छोड़ रहे हैं। मैं आपको और एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जब ये एंटर करते हैं, ये तमाम जो लोग हैं ये यूक्रेनियंस हैं, जब यहाँ पर एंटर करते हैं तो इनके पास जाहिर है सारो सामान ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि आप जंग के मैदान से भाग कर आए हैं, तो अपना ज्यादातर सामान ये वहीं छोड़ कर आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर खाने की व्यवस्था की गई है। ये पोलैंड के जो लोकल निवासी हैं उनकी तरफ से यहाँ पर उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा
यहाँ पर दवाइयों का इंतजाम किया गया है। ये तमाम ये जो आप स्टॉल्स देख रहे हैं, यहाँ पर दवाइयाँ रखी हुई हैं ताकि अगर किसी भी व्यक्ति को जरूरत है किसी सामान की तो वो उसको आसानी से मुहैया हो सके। इसके अलावा यहाँ पर कपड़े हैं, बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें हैं। मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत अच्छी तस्वीर। यहाँ पर बच्चों के खिलौने तक रखे हुए हैं। तो इतना ध्यान रखा जा रहा है जो ये लोग आ रहे हैं पोलैंड की तरफ। और आप समझिए कि परिवार हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर पीछे यूक्रेन में पोलैंड में एंटर कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि तमाम चीजें खाने पीने की यहाँ रखी हुई हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो। ये सब वॉलंटियर्स हैं, पोलिश नागरिक हैं। इसके अलावा जर्मनी से लोग आए हुए हैं, यूएसए से लोग आए हुए हैं, दुनिया के कई देश, यूरोप के कई देशों से लोग आए हुए हैं। ये खाना बन रहा है इन लोगों के लिए। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे अरेंजमेंट्स किए गए हैं ताकि जो रेफ्यूजीज पोलैंड के अंदर आ रहे हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं ये महिलाएं, यहाँ पे कॉफी स्टॉल है, इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल टॉयलेट्स बनाए गए हैं। हर तरीके से इन लोगों को की मदद की जा रही है क्योंकि जाहिर है ये लोग इस वक्त ट्रॉमेटाइज हैं, एक वॉर जोन से निकल कर आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने मुश्किल हालात में ये लोग अपना घर छोड़ के भागे हैं। और साफ तौर पर क्योंकि काफी चीजें अपने साथ नहीं कैरी कर पाए जल्दबाजी में, इस वजह से इन चीजों को अब यहां पर उनको मुहैया कराया जा रहा है। आप एक बात और समझिए कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस यूरोप में इस वक्त खड़ा हो गया है रेफ्यूजीज का। 20 लाख यूक्रेनियंस ऑलरेडी अपना जो घर है वो छोड़ चुके हैं, जिसमें से 12 लाख अकेले पोलैंड में हैं। इसके अलावा जो अलग अलग मुल्क हैं, चाहे वो स्लोवाकिया है, रोमानिया है, हंगरी है, इन तमाम मुल्कों के अंदर लगातार लोगों के जत्थे हैं वो लगातार आ रहे हैं। तो आप समझिए कि इन मुल्कों पर भी बहुत प्रेशर है और ऑलरेडी एक सेंसिटिव इशू है रेफ्यूजीज का यूरोप के अंदर। ज्यादातर लोगों जो हमने बात करी उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जेलेंस्की को बात करनी चाहिए पुतिन के साथ में ताकि जो युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं यूरोप के ऊपर उनको उससे बचा जा सके। कई लोगों ने यह भी कहा कि जेलेंस्की को टाइम बाय करना चाहिए कुछ समय के लिए ताकि जो कम से कम ये जो वॉर की सिचुएशन जो बन गई है उसको खत्म किया जा सके। तो साफ तौर पर एक पैनिक है पूरे यूरोप के अंदर क्योंकि जाहिर है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में काफी कुछ सहा है आप जानते हैं यूरोप ने, और वो नहीं चाहते भी किसी भी स्थिति में यूरोप उसी दहलीज पे खड़ा हो जहां वो वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 के समय में खड़ा था। और ये बात दोनों देशों को भी समझनी चाहिए। राहुल, आप अपना ध्यान रखिए। आप लगातार ग्राउंड से वॉर जोन्स की रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। हम लगातार आपके पास वापस आते रहेंगे और आपकी रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया राहुल आपका। अपने पैनल की तरफ चलेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज काद्यान सार्वै, पूर्व उप थल सेनाध्यक्ष साहब, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी हैं रक्षा विशेषज्ञ के रूप में, प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब हैं, दुबई से हमसे लाइव जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ अजय वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हमसे जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ राहुल गौतम के पास हम जाते रहेंगे। सायरन, मतलब एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर जी है इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के विदेश मंत्री का रूस पर बड़ा आरोप। मारियुपोल में रूस ने 3 लाख लोगों को बंधक बनाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यह आईसीआरसी समझौते का उल्लंघन है। दामित्रो कुलेबा का यह बयान सामने आया है। मारियुपोल में रूस ने 3 लाख लोगों को बंधक बनाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक नया वीडियो जारी करके कहा है कि वो इस समय कीव में ही मौजूद है। Вечірній Київ. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити понеділок – день важкий. В країні війна, тож кожен день понеділок. सीधे अपने पैनल की तरफ चलते हैं और शुरुआत लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान जी आपसे ही करता हूं। सर, 13 दिन हो गए, आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। यूक्रेन कह रहा है साहब अभी जो खबर आई है 3 लाख लोगों को मारियुपोल में बंधक बना दिया गया है। जो पूरा घटनाक्रम अगर आप 13 दिन का देखेंगे तो ये पुतिन रूस की एक रणनीति का भाग है, धीरे धीरे आगे बढ़ना, या आपको भी लगता है कि व्लादिमीर पुतिन फंस गए? नहीं, मुझे नहीं लगता फंस गए। समाचार हमारे पास जो आ रहे हैं
वो यूक्रेन की तरफ से आ रहे हैं। हमारे सारे रिपोर्टर भी यूक्रेन में हैं। रशिया की क्या योजना थी, उन्होंने कहा है पुतिन साहब ने, जब उन्होंने मैक्रोन से बात की कि मेरा जो ऑपरेशन है वो योजना के हिसाब से चल रहा है। था वो कितने दिन का ऑपरेशन था ये कोई नहीं जानता। तो बाकी तो ये असेसमेंट है, और वो असेसमेंट इस बायस्ड है क्योंकि सारा मीडिया प्रोपेगेंडा वार में रशिया बहुत पीछे है, वेस्टर्न कंट्रीज बहुत आगे है। तो ये रशिया फंस गया। जो हमको बताया जा रहा है कि हर यूक्रेन में बहुत जज्बा है, बहादुरी है, लड़ाई का मादा है, उन्होंने रशिया को रोक दिया। ये एक तरफा हो सकता है, सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो मादा जो जज्बा रशियन सोल्जर में है उसके बारे में हमको नहीं पता लगता, और जो योजना उनकी थी उसका कोई पता नहीं। जहां तक लगता है जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व है पुतिन का, वो यूक्रेन पर कब्जा करके ही रुकेंगे। ये बातचीत होना अच्छी बात है। राजकर्धन जी, एक इसमें छोटी सी, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट और व्यूअर्स भी इस बात को जानना चाहते हैं, जब एक तरीके से अटैकिंग मोड पर रशिया था, जो पहले और दूसरे दिन की तस्वीर हमने देखी थी, उससे बड़ा आसान लग रहा था कि अगले 24 घंटे 48 और 72 घंटे में कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ। ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो ये अनुमान वेस्टर्न कंट्रीज ने दिया था। वो चाहते हैं कि रशिया को नाकामयाबी दिखाई जाए। दूसरा ये भी हो सकता है कि पुतिन कोई सिविलियन की कैजुअलिटी नहीं करना चाहते। ये लोग तो हैं एक दूसरे के भाई बहन, दोनों स्लाविक रेस के पैदाइश हैं, पहले एक ही देश का हिस्सा थे, बल्कि इतिहास में पुराने में तो रशिया की कैपिटल ही कीव होती। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। रशिया ने बार बार कहा कि हम सिविलियन को कैजुअलिटी नहीं बनाना चाहते, ना उनको कोई फायदा मिलता है सिवाय बदनामी के। उनको क्या मिलता है सिविलियन को मारने के लिए? नहीं, वैसे भी हर सिपाही का सर, इधर जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो विजुअल्स हैं, हमारी भी आपकी लगातार बातचीत होती रही, कई ऐसे ठिकाने थे, कई ऐसे एरियाज थे जो सिविलियन एरियाज थे, उनको भी डैमेज पहुंचा है। वो विजुअल्स हैं, कई लोगों के मारे जाने की खबर है। ये सारे विजुअल्स तो हम लगातार जब आपसे बात कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे हम प्ले भी करते हैं। तो ये कहना कि सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर रूस ने हमला किया है, वो शायद अब कहना गलत नहीं होगा। देखिए, ये तो लड़ाई चल रही है, लड़ाई में कुछ लोग तो कैजुअलिटी होंगे, कोलैटरल होंगे। अगर आपका एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन, चाहे वो कम्युनिकेशन सेंटर हो, चाहे वो रडार स्टेशन सिविल एरिया के बीच में लोकेटेड है, और रशिया उसको टारगेट करेंगे, तो कुछ ना कुछ सिविलियन की डेथ होगी लड़ाई में, वो तो होता है। लेकिन कितनी डेथ हो रही है उसका किसी को नहीं पता। मैं नहीं समझता। मैं आपको बता रहा था, हर सोल्जर का ये एक धर्म होता है, क्रेडो होता है कि निहत्थे सिविलियन को नहीं मारना। समाचार जो आ रहे हैं कि वो तो बच्चों को भी मार रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये समाचार पूरे तरीके से सही है। ये तो सच्चाई तो बाद में जब लड़ाई। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी भी हैं। देवनाथ सर, जो सैंक्शंस लगाए गए रूस पे, लगातार इस बात को कहा गया हम सैंक्शंस लगाएंगे, रूस टूट जाएगा, मजबूर हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई डेस्परेशन रूस में दिखी नहीं सैंक्शंस के बाद भी। उल्टा देखने को मिल रहा है कि ऑयल और गैसेस के जो प्राइसेस हैं उसके कारण और बढ़ने के कारण यूरोपियन कंट्रीज में एक हल्ला मचा हुआ है। जी हां, आपने एकदम सही फरमाया। मैं सैंक्शंस के बारे में आपको सिर्फ इतना बता दूं कि रूस ने, जैसे नॉर्मल वॉर गेमिंग होती है, युद्ध शुरू होने के पहले, आज से 6 महीने पहले, आज से 1 साल पहले ही व्लादिमीर पुतिन ने इकोनॉमिक वॉरफेयर का जो वॉर गेमिंग है वो उन्होंने कर लिया था। उन्होंने आज से 6 महीने पहले ही ये प्लानिंग बना ली थी कि अगर युद्ध हुआ और उन पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे तो वो उस सैंक्शन का जो दुष्प्रभाव है उसको किस तरह से वो कम करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि वेस्टर्न कंट्रीज कितनी भी सैंक्शन लगा रही हैं, इसका इफेक्ट रूस पर इतना पड़ नहीं रहा है, क्योंकि रूस ने हर सैंक्शन का एक मोटा मोटी इफेक्टिव बाईपास सिस्टम निकाल लिया है। देखिए, जैसे आपने बताया कि उन्होंने बोला हम इनसे तेल नहीं लेंगे, ऐसा हुआ नहीं है।
उनको मालूम था, पुतिन साहब को मालूम था कि जर्मनी, फ्रांस, इनको मजबूरी में तेल और गैस रशिया से लेते रहना पड़ेगा। जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 है उसकी गैस जो है आज भी रशिया से पंपिंग हो रही है, और उसके जो गैस के जो रिसीविंग स्टेशन जर्मनी में हैं वो आज भी गैस को रिसीव कर रहे हैं। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि आज भी एक्सॉन जो है कंपनी, अमेरिकन जो ऑयल कंपनी है, वो आज भी रशियन ऑयल कंपनी के साथ ब्रेंट पूल का जो इंटरनेशनल बास्केट है उसमें थर्ड प्लेयर्स भी आए हैं। जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी देवराज जी, उसमें अब डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी के द्वारा ट्रेडिंग हो रही है। और यूक्रेन ने अपील भी किया है कि आप ये काम मत करिए, लेकिन थर्ड पार्टी द्वारा वो ट्रेडिंग हो रही है और करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा हर घंटे वो कंपनीज उठा रही हैं। यही तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि पुतिन साहब ने और उनके जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं उन्होंने इसको पहले से ही एंटीसिपेट कर लिया था। आज भी अमेरिका की जो कंपनी है उनको उन्होंने लालच दिया है कि दुनिया में जो ब्रेंट बास्केट है वो भले ही $120-140 पर घूम रहा हो, लेकिन हम आपको 30% कंसेशन में रशियन ऑयल एंड गैस देंगे। और मजे की चीज है कि अमेरिकन, उनका कैपिटलिस्ट सिस्टम है, उनकी जो बड़े बड़े ऑयल इंपोर्टर्स हैं वो दे आर फॉलोइंग फॉर इट। बिल्कुल। और मैंने जो इसको पढ़ा, लगभग $26 प्रति बैरल सस्ता तेल उठाया उन कंपनीज ने। एग्जैक्टली। और मैं आपको और भी जानकारी देना चाहता हूं कि अमेरिका की क्या टाइट पोजीशन है। आज अमेरिका बैकडोर डिप्लोमेसी से ईरान से ऑयल खरीदने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका में जितने कर्ब साइड पंप हैं वहां पर ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमत बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। और अमेरिकन लोगों ने डर के मारे अब वो ईरान से थ्रू थर्ड कंट्री बैकडोर नेगोशिएशन करके ईरान से ऑयल खरीद रहे, जो कि जिसके ऊपर उन्हें नंबर 1 एनिमी डिक्लेयर करके भयंकर प्रतिबंध लगाए हुए थे। तो ये सोचना कि प्रतिबंध लगाने से सिर्फ रूस का नुकसान होगा, मेरे ख्याल से अमेरिकन लोगों ने भी उसमें एक मिस कैलकुलेशन कर दी। वो कैलकुलेशन कर दी। ठीक है, आऊंगा। देवना जी 1 मिनट दिएगा, आ रहा हूं। बस हमारे साथ अजय वर्मा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमसे जुड़े हैं। अजय सर, आपसे ही समझना चाहूंगा, जो पोजिशनिंग है वर्ल्ड की इस समय, उसमें लोग कह रहे हैं कि साहब रूस अलग थलग पड़ गया है, लेकिन जब भी इंटरनेशनल फोरम्स पे वोटिंग हुई है तो कई ऐसे लिस्टेड देश हैं जिन्होंने एब्सटेन किया है। भारत ने भी एब्सटेन किया, वोट नहीं की, निंदा प्रस्ताव में पार्ट नहीं लिया। तो ये कहना कि ठीक है चलिए अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज एक तरफ है, लेकिन रूस के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कंट्रीज खड़े हैं उनको भी कम आंकना मुझे लगता है इस लिहाज से गलत होगा इस वक्त। सही बात है, आपने सही कहा। देखिए, भारत का जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है, और उन्होंने भी, और ये स्टैंड होना भी चाहिए था, बिकॉज रशिया हैज ऑलवेज बीन विद इंडिया। यूएस आई डोंट थिंक विल एवर स्टैंड। दे आर इकोनॉमिकली, उनको लगता है कि कहां तक हम किसको यूज कर सकते हैं। उन्होंने सबका यूज किया। आपने भी देखा, हर कंट्री में, ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, वियतनाम हो, अफगानिस्तान में हो, उन्होंने इस्तेमाल किया। पाकिस्तान का इस्तेमाल किया उन्होंने हमारे खिलाफ। फिर जब जरूरत पड़ती है हमारे साथ आते हैं। रशिया हैज अ टाइम टेस्टेड फ्रेंड फॉर अस। ट्रेडिशनल पार्टनर है। सवाल शुरू में पूछा था कि यूक्रेन हैज बीन फूल्ड बाय नाटो, EU एंड अमेरिका, एंड द मेन विलेन इन दैट, इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा विलेन अगर मेरे हिसाब से कोई है तो है जो बाइडेन, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे आज की तारीख में। ठीक है, बिकॉज दे हैव टू डिपेंड ऑन ऑयल ऑन रशिया। ठीक है, यही चीज समझेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजेंद्र सिंह जी भी हैं। राजेंद्र सर, ये स्ट्रैटेजिक बात हो गई, व्यापार की बात हो गई, पोजिशनिंग की बात हो गई। रूस की जो सेना है, अगर उसकी पोजिशनिंग की बात करें तो जितने भी बड़े बेसिस थे वहां हमले किए, जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे वहां पर एक तरीके से कब्जा कर लिया। अब आगे प्रायोरिटी क्या होगी? बार बार लोग कह रहे हैं कीव, लेकिन कीव का जो नक्शा है, उस नक्शे में आप देखेंगे तो वो एक बड़ी नदी पर वो शहर है। इतना आसान नहीं है। हालांकि बार बार लोग कहते हैं कि 10 किलोमीटर बचा है, 12 किलोमीटर बचा है, 64 किलोमीटर का कॉन्वॉय लेकर अंदर की तरफ, कीव की तरफ बढ़ रहा है।
अब आगे स्ट्रेटेजी आज 13 दिन के बाद आपको देखने में क्या लग रही है कि आने वाले दिनों में रशिया का प्राइम टारगेट यूक्रेन के अंदर क्या होने जा रहा है? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि रशिया ने जब ये ऑफेंसिव लॉन्च किया तो वो बेसिकली 4 डायरेक्शन से किया। एक तो वो क्रीमिया की तरफ से कोस्टल एरियाज में, सदर्न एरियाज में किया। एक ऊपर ये नॉर्थ में ये बेलारूस की तरफ से कीव के ऊपर किया, और बाकी जो 2 जगह पे उन्होंने वेस्ट में भी ऑफेंसिव लॉन्च किया। जहां तक कीव में उनके ऑपरेशंस की बात है, वो शुरू में थोड़े एडवांसेस हुए, उसके बाद वो ज्यादा एडवांस नहीं कर पाए। कीव का एनसर्कलमेंट भी अभी पूरा नहीं हुआ है, और इसी तरीके से खार्किव और जहां से हमारे आज स्टूडेंट्स निकाले गए हैं, इन दोनों इलाके में भी अभी तक रूस का कब्जा नहीं हुआ है, लड़ाई जारी है। और जहां तक सदर्न एरियाज की बात है, वहां पर हाँ जरूर रूस ने काफी जो है प्रोग्रेस की है। और मैं आज ही एक एक्सपर्ट की, जिसने मिलिट्री ऑपरेशंस का किस तरीके से हुए, वो जो, अगर मैं आपको बताऊं कि कोस्टल एरियाज में रूस का एडवांस काफी हुआ है, क्योंकि कोस्टल एरियाज में यूक्रेन के डिफेंसेस इतने ज्यादा नहीं थे, जबकि ये कीव और खार्किव और बाकी इलाकों में रूस का एडवांस ज्यादा नहीं लेकिन हुआ। बड़ा सवाल है, ये जो लड़ाई है, जो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं मैं जिंदा हूं, मैं कीव में हूं, मैं लड़ूंगा, एक भावनात्मक अपील करें, उसका क्या असर पड़ेगा? आप सब हमारे साथ रहिए, एक नजर मार लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। हम अपने पैनल की तरफ चलें और समझें कि आखिर ये युद्ध कब तक चलेगा, पुतिन के दिमाग में क्या है, ज़ेलेंस्की दब क्यों नहीं रहे। उसके पहले आज 13 दिन हो चुके हैं। 13 दिनों में जो जंग की तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। तेल डिपो में किस तरीके से आग लगी मिसाइल्स के बाद, वो आपको दिखाया। रूसी विमान को जो गिराने का दावा है वो भी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। चर्च में आग लगी हमले के बाद, छात्रों का कैंपस खाक हो गया जहां पहले बच्चे पढ़ते थे। हमले में पूरा शहर तबाह हो गया है, तबाही के निशान हम आपको दिखा रहे हैं। और पोलैंड से छात्रों की वापसी कैसे हो रही है, जो कि एक सुखद, एक अच्छी तस्वीर है, वो भी आपके स्क्रीन पर। हम सीधे अपने पैनल की तरफ चलेंगे और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजेंद्र सिंह सर आपसे बात हो रही थी क्योंकि हेडलाइन एक बार दिखानी थी। आपने कहा ठीक है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो बार बार दावे हैं, वीडियोस हैं, उसमें आप देखिए ज़ेलेंस्की भी एक कदम पीछे नहीं हो रहे हैं। हालांकि हिदायत उनको यही दी गई है कि आप डायरेक्ट बातचीत करिए और आने वाले दिनों में दोनों मंत्रियों के बीच में बातचीत हो सकती है। क्या ओवर कॉन्फिडेंस है ज़ेलेंस्की का? पहला। दूसरा, अभी भी लगता है कुछ दिन और अगर वो होल्ड ऑन करते हैं तो नाटो या अमेरिका की मदद मिल सकती है। माइंड में क्या है ज़ेलेंस्की? देखिए, जहां तक ज़ेलेंस्की की बात है, वो वही कर रहे हैं जो एक किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रपति को इस हालात में करना चाहिए कि वो जो हमले का मुकाबला अपनी पूरी ताकत से कर रहे हैं और ये है ना दिखाना चाहते हैं कि हम इस हमले को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। उनके जो प्लस पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि उन्होंने अपनी जनता का मोराल काफी हाई रखा है, उनकी आर्मी का मोराल काफी हाई है। लेकिन एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि हमको, जैसे जनरल कादियां साहब बता रहे थे, कि हमको जो भी न्यूज मिलती है वो वेस्टर्न मीडिया से ज्यादा इन्फ्लुएंस की हुई ये न्यूज है हमारे पास। तो हम जो भी इस समय असेसमेंट कर रहे हैं वो असेसमेंट ज्यादा फोकस करता है फॉर ये टुवर्ड्स द गैलेंट एक्शंस बाय यूक्रेन। रशिया एक जबरदस्त पावर है, जबरदस्त मिलिट्री पावर है। शुरू में उन्होंने रेस्ट्रेन किया, बाद में इन्होंने बोला कि हम अभी इतना रेस्ट्रेन नहीं करेंगे।
तो अभी इन्होंने इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला करना शुरू किया, ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ऑयल डंप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो थोड़ा चेंजेस आए हैं उनकी स्ट्रेटजी में, जिससे हुआ क्या है कि बहुत सारी सिविल पॉपुलेशन हर एक शहर से वहां से भागने लगी है। और यही मेरा ख्याल है इंटेंशन थी रशिया की। लेकिन रशिया अगर जल्दी ग्राउंड पे सक्सेस नहीं प्राप्त करता है तो उसके लिए ये मुश्किल होगा इस ऑपरेशन को लंबा। ठीक है राय सर, ठीक है। हमारे साथ प्रोफेसर आसिफ रमेश दाऊदी साहब भी हैं। दाऊदी साहब, अब बातचीत होगी फाइनली। अभी तक क्योंकि सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स बातचीत कर रहे थे दोनों देशों की, हालांकि अब तक सार्थक नहीं हुई, लेकिन अब यह हुआ है कि दोनों देशों के मंत्री बातचीत करेंगे। इस बातचीत को कैसे देखता है विश्व? रजत भाई, मैं शुरू से कह रहा हूं और हम सब लोग जानते हैं कि आखिर में हल जो है वो बातचीत से ही निकलना है। भले ही ये अगर इन्वेजन कंप्लीट भी हो जाए, रशिया पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा भी कर ले या कुछ भी हो, या सैंक्शंस लगे, लेकिन डायलॉग और डिप्लोमेसी और उसी तरह से रास्ता निकलने का एक सही तरीका भी, और वही आखिर में होगा भी। आपने देखा कि बातचीत का कई सिलसिला पहले हुआ, बीच में सीज फायर भी किया गया, लेकिन वो कामयाब नहीं रहा, सीज फायर का वायलेशन रहा, और वो चीजें मुझे लगता है कि वो ज्यादा कामयाब होती दिख भी नहीं रही थी। लेकिन इन तमाम चीजों का जो असर है, चूंकि मैं अभी गल्फ कंट्रीज में हूं, सऊदी अरब से बात कर रहा हूं और अभी आपके डिस्कशन को भी सुन रहा था, तो आपके इस बात से, डायलॉग से मैं कनेक्ट करना चाहूंगा ऑयल और तमाम चीजों से। आप देख रहे हैं कि किस तरह से अभी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, आप अगर जर्मनी की बात करें या अभी फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो बार बार मैक्रोन बीच में जो मीडिएट कर रहे थे, इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह ये है कि इतना आसान इनके लिए होगा नहीं कि ये पूरी तरह से युद्ध में शामिल हो जाए, क्योंकि इनकी जो रिलायंस है, जो डिपेंडेंसी है रशिया के ऑयल एंड गैस पे, वो बहुत ज्यादा है। और इनके लिए आप देखें कि अमेरिका तो फिर भी किसी भी तरीके से अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और वो मैनेज भी कर ले, और अभी हमारे पैनलिस्ट कह भी रहे थे कि ईरान से भी बातचीत उनकी इंटरनली चल रही है कि वो वहां से उनको मिले। लेकिन आपको बताओ कि जीसीसी के अंदर सिर्फ कतर ही एक ऐसा मुल्क है जहां पे गैस भी है, बाकी और वो बहुत ही ज्यादा ओवर कम्प्यूटेड। वो हीट जो है दाऊदी साहब, वो जो गैस और पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं, उसकी जो हीट है वो तो यूरोपियन कंट्रीज महसूस कर रही है, इसीलिए थर्ड माध्यम से वो ट्रेडिंग चल रही है और फायदा हो रहा है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल महसूस भी कर रही है, और इसमें कोई वो नहीं है कि अगर आप कुछ दिनों में ये देखें कि ये अगर पर बैरल ये 200 पे भी पार कर जाए तो उसके कोई इसमें वो नहीं मुझे लग रहा है। और दूसरी चीज है कि वो अगर ये ओपेक प्लस को अप्रोच भी कर रहे हैं ये लोग, तो मुझे लगता है कि उसमें, या जीसीसी कंट्रीज को अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ से कोई खास इनको जवाब मिला नहीं है। आखिर में क्या होगा कि रशिया को भी और सारे कंट्रीज को अपने अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का अंदाजा है। रशिया को मालूम था कि जो उनकी यूरोपियन कंट्रीज की जो रिलायंस बिल्कुल बैकअप था और पूरी तैयारी थी। ये कोई कहे कि उसको नहीं पता था व्लादिमीर पुतिन को कि ये सैंक्शंस लगेंगे, गलत होगा। ठीक है, आएंगे आपके पास। राज कादियान सर, 13 दिन पूरे हो चुके हैं, युद्ध रूस रोकने को तैयार नहीं है, उसकी अपनी शर्तें हैं, यूक्रेन भी कह रहा है हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपकी नजरों से देखें इसको, हालांकि बातचीत भी 3 दौर की हुई है, अब मंत्रियों के बीच में भी बातचीत होगी, कई लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आपस में एक दूसरे से बात करें तभी हल निकलेगा। हल क्या है आने वाले दिनों में, कादियान साहब? देखिए, मेरा मानना है कि लड़ाई यूक्रेन और रशिया के बीच में होने की बजाय ये रशिया और अमेरिका के बीच। यूक्रेन तो एक युद्ध क्षेत्र है, अमेरिका उसको लड़ा रहा है, उकसा रहा है, हथियार वहां से। मेरा मतलब, जो मैं अमेरिका कहता हूँ, नेटो की नेतागिरी अमेरिका के पास है, इसीलिए वो इतिहास में उनको वहां भी ले जाता है जो नेटो के मेंबर नहीं। इराक में भी लेके गए, लिबिया में भी लेके गए, अफगानिस्तान में लेके गए, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास पूरा कंट्रोल है नेटो का। और ये सैंक्शन के बाद तो कई हफ्ते पहले शुरू होगी, तो ये नहीं कि पुतिन को एकदम कोई आश्चर्य हुआ होगा सैंक्शन लगने पर। ये तो बाइडेन कई हफ्ते से कह रहे थे। देखिए, अभी भी सारी बात जो वेस्टर्न कंट्री चाहते हैं नहीं होती। ऑयल प्रोडक्शन आप देख लीजिए, ज्यादातर मिडिल ईस्ट में होती है, 30% दुनिया की रिक्वायरमेंट रशिया में होती है। जब ये युद्ध शुरू हुआ तो पश्चिम देशों ने
मिडिल ईस्ट को कहा कि आप ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाओ। एक मिनट रुकूंगा। राज कादियान जी, इस वक्त जी हाँ, सायरन, बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान, पश्चिमी देश 13 दिन बाद भी फैसला नहीं कर पाए। पश्चिमी देश रूस पर फैसला लेने में नाकाम। नाटो ने नो फ्लाई जोन पर फैसला नहीं किया। सुमी में रूस हवाई हमले कर रहा है। जी हां, अब कहीं ना कहीं एक हीट जो है वो यूक्रेन की तरफ भी है और इसीलिए शायद ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नाटो और पश्चिमी देश जो है वो फैसला नहीं कर पाया है। राज कादियान जी, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ अजय वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। एक बार अजय वर्मा जी के पास चलेंगे। अजय वर्मा जी, देखिए, बात घूम फिर के वहीं आ रही है। जो एक बैकअप यूक्रेन और ज़ेलेंस्की जी को लगता था कि नाटो, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज खड़ा होगा, उसने कहा साहब आप हथियार, असलहा, पैसे, बारूद सब कुछ ले लीजिए, हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। आज उसी चीज को क्या यूक्रेन महसूस कर रहा है कि वो फंस गया है? बहुत लेट रियलाइजेशन है, बहुत लेट रियलाइजेशन है। और पुतिन की बात और रशिया की बात आप कर रहे हैं, तो 2 दिन के अंदर वो यूक्रेन में घुसकर सत्ता परिवर्तन कर सकता था, पर उन्होंने भी देखा कि कैलकुलेटेड मूव किसको कहते हैं। ग्लोबली आप लोगों को एक्सपोज करने में पुतिन साहब लगे रहे और एक्सपोज्ड हो गए लोग। ज़ेलेंस्की को भी ये पता चल गया कि भैया ही इज नथिंग बट अ स्केयरक्रो, उसको बना के रखा गया था। जितने हथियार उनको दिए गए थे उसी का इस्तेमाल कर पाए अब तक, और अब उनको लगता है कि या तो उनको वहां से निकाल दिया जाए या वो मारे जाएंगे। ही इज अ स्टेज परफॉर्मर, आपको भी पता है। और नाटो और यूएस इज नॉट कमिंग इन द वॉर डायरेक्टली। और इतना ही होता तो ऑयल नहीं लेते, गैस नहीं लेते। लिथियम की जो बात इन्होंने करी थी यूक्रेन में, मैक्सिमम स्टोरेज लिथियम का यूक्रेन में है, नजर उस पे थी। ठीक है, पुतिन को पता था ये। शायद अब यूक्रेन शायद अब जागा। एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र जी, आज अगर यूक्रेन कह रहा है कि फैसला नहीं ले पाए, जो एयर स्पेस थी उस पर भी फैसला नहीं ले पाए, नाटो, यूरोपियन देश कोई सामने नहीं आया, अब यहां से इस बयान की बात, क्योंकि अब तक जितने बयान थे उनके थे मॉरल ग्राउंड्स पर, यह बयान नाटो और अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज को लेकर जो ज़ेलेंस्की ने दिया है, उससे क्या यह बिल्कुल साफ होता है कि अब कुछ बचा नहीं है यूक्रेन के पास? जैसे अभी तक मेरे को लगता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति अभी भी ये समझते हैं कि नेटो या यूएस उनको बेल आउट कर देगा। मेरा ख्याल है नेटो और यूएस ने उन्हें बहुत सब्ज बाग दिखाए होंगे, इसलिए वो बार बार ये बोल रहे हैं और प्रेशराइज कर रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं किया, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, ये गलत है, इस तरीके की बातें। लेकिन जैसा रिजॉल्व पुतिन साहब ने दिखाया है, मुझे नहीं लगता कि रूस पीछे हटने वाला है। रूस ने कुछ डिमांड्स रखी हैं जी, वो डिमांड्स के ऊपर नेगोशिएशन होगी। मेरा ख्याल है कि अगले कुछ दिनों में ये नेगोशिएटेड सेटलमेंट ज्यादा लाइकली है। ठीक है, ठीक है। एक क्योंकि वक्त की सर थोड़ी कमी है, एक बार देवनाथ जी के पास। देवनाथ जी, जैसा राजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि अब सेटलमेंट होगा, कॉम्प्रोमाइज होगा, उसी तरफ बढ़ रहा है रूस और यूक्रेन दबेगा। जी हां, आपने एकदम सही बताया। जहां तक रूस की बात है, ये पूरी लड़ाई 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। आज अगर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस सीन से हट जाएं, चाहे वो देश छोड़कर विदेश में किसी नेटो या यूरोपियन कंट्री में चले जाएं, या युद्ध में वो पकड़े जाएं, या युद्ध में वो मारे जाएं, 1 घंटे के अंदर रूस इस युद्ध को बंद कर देगा। क्योंकि उसको मालूम है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के जाते ही रूस की जो डिमांड नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सबको यूक्रेन की अगली जो सरकार बनेगी वो आस्ते आस्ते मान लेगी। तो रूस जो है अपनी तरफ से एब्सोल्युटली क्लियर है कि बाकी जितनी डिमांड्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली झोले में गिरेंगी जैसे ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सीन से हट जाएंगी। जी ठीक है। प्रोफेसर आसिफ रमेश दाऊजी, सर 30 सेकंड में दाऊजी साहब,
ये बयान ज़ेलेंस्की की तरफ से जो आया है, माना जाए एक मॉरल विक्ट्री रूस की है और यूक्रेन को समझ में आ गया कि साथ में कोई नहीं है, सिर्फ भड़काया गया, आगे भेजा गया हमें। मुझे लगता है कि समझ में तो पहले भी आया हुआ था, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक जो वॉरफेयर होता है जिसमें कि आप मोरल बूस्टअप की बात करते हैं, लेकिन जाहिर है कुछ भी हो, बात कुछ भी हो, लेकिन ज़ेलेंस्की ने जो अपना बॉडी लैंग्वेज रखा, जो कॉन्फिडेंस लेवल था इन तमाम चीजों के बाद में, वो अप्रिशिएट करने की बात है। लेकिन इसमें जो अभी बयान आया है उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि, और लग क्या रहा वो है भी, देखिए आप यूरोपियन कंट्रीज में वो लोग कोई भी खुल के साथ देंगे नहीं, उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। नेटो में भी जितने कंट्रीज हैं उनकी अपनी बाउंड्रीज हैं और वो किसी भी तरह से यूक्रेन में जाके सपोर्ट करेंगे नहीं। अमेरिका भी वो सैंक्शंस में ही लगा रह जाएगा, लेकिन यूक्रेन के और ज़ेलेंस्की को जब अभी ये समझ में आ रही है बात, थोड़ी कमी है। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब, आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप आए। और जो सैंक्शंस हैं, रूस का प्लान है, ज़ेलेंस्की की सोच क्या है, देश का सवाल में आप सब आए और आपने अपने विचार रखे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। कोशिश हमने करी समझने की कि आखिर 13वें दिन के हालात क्या हैं। हमने ग्राउंड से आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई। इंडिया न्यूज के 2 जाबाज रिपोर्टर राहुल गौतम और जयप्रकाश रमैया वॉर जोन में हैं, जो लगातार अपडेट्स हमें दे रहे हैं और आगे भी देंगे। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त की